आंचलिक साहित्य के कालजयी रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु का गृह जिला है अररिया। मैला आंचल और परती परिकथा उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु ने इस क्षेत्र के लोगों की गरीबी और बेबसी का जिक्र किया है। रेणु ने आजादी के बाद गांव की गरीबी और बदहाली को दिखाया है। क्षेत्र में कैसे नेता स्वार्थ की राजनीति में डूबे हैं, रेणु ने इसका भी जिक्र किया था। रेणु के उपन्यास का अररिया और आज के अररिया में कोई फर्क नहीं है। आज भी इस इलाके की आबादी गरीबी का दंश झेल रही है। सरकार का काम कहीं नजर नहीं आता। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाएं यहां आज भी दम तोड़ रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, कहते हैं ये तीन ऐसी चीज हैं जो किसी भी लोकसभा क्षेत्र की विकास की गाथा को व्याख्या करने के लिए बेहद खास होती है। तो अररिया जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का क्या है हाल, यहाँ के लोग क्या महसूस करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया है और रोजगार सृजन के लिए कितने कदम उठाए हैं, इसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अररिया में गरीबी का अभिशाप सिर चढ़कर बोल रहा है। जिले में 5,09,88 परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं। शिक्षा का हाल जिले का निम्न साक्षरता दर बताने के लिए काफी है। अररिया जिले की मात्र 53.53 आबादी ही साक्षर है, जिसमें से मात्र 43.91% महिलाएं ही पढ़ना लिखना जानती हैं। गरीबी और अशिक्षा का असर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर पर भी दिखता है। 2001 से 11 के बीच अररिया जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 30% रही। अररिया जिले की बदहाली और पिछड़ेपन की कहानी यहाँ की तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में ये सबसे पिछड़ा जिला आता है और यहाँ के युवा काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप कह सकते हैं कि बेरोजगार है। उसके लिए चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है युवा के लिए कोई उद्योग यहाँ पर सृजित करे, ताकि यहाँ के युवा बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं हो। सीमांचल समेत अररिया के विकास के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसके बाद भी ये इलाका आज बिहार के दूसरे इलाकों से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की बड़ी आबादी बेरोजगारी और गरीबी से लड़ना अपनी नियति मान चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है। अब तक अररिया जिले में विकास और उद्योग धंधे के नाम पर कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। रोजगार के लिए हर साल यहाँ के हजारों लोग दिल्ली, मुंबई सहित दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। यहाँ तो बिहार में सब कुछ है, मगर रोजगार कोई नहीं है। बहुत बेरोजगारी है यहाँ। अररिया में, अररिया ही पर्सल अररिया की ही बात कर रहे हैं कि रोजगार बहुत यहाँ जो है लोग बेरोजगारी है। यहाँ जो है प्रशासन भी बहुत ढीला चलता है। जो ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं है। वह 10 से 15 किलो धान होता है। उसके बाद हम लोग बड़ी तकलीफ से गुजारा करते हैं। लेकिन नेता तो कहते हैं कि हम सब कुछ मुहैया कराते हैं, सब कुछ देते हैं आप लोगों को। देता है तो वही हम लोग को कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अररिया जिले की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए मौसम पर निर्भर हैं। औसत से ज्यादा बारिश हुई तो बाढ़ और कम हुई तो सूखा पड़ना तय है। मौसम की मार झेलने वाले यहाँ के ज्यादातर किसान गरीब हैं। किसानों का कहना है कि खेती से गुजारा करना मुश्किल है। वहीं जो लोग भूमिहीन हैं और किसानों की खेतों में मजदूरी करते हैं, उनका कहना है कि सीजन में 10 से 20 रुपये प्रतिदिन की कमाई होती है। 10-20 बहुत हो गया सर। 10-20 ही मिलता है? हाँ, बेसी नहीं मिलता है। बेसी नहीं मिलता है? नहीं सर। तो घर परिवार कैसे चलाती हैं फिर आप लोग? कैसे, पति है उसी
150, 500, 1000 करने पड़ेगा। सब लोग मिल के अपने परिवार को चलाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठो सर। कते कमेबै छै लोग? 100 टका 200 टका कमबै छै, 60-70 टका दै छै, वो से बाल बच्चा कोन चीज वाला छै? पढ़ाई लिखाई छै, खर्चा पानी छै, तेल साबुन छै कि ओए में ना छै? बड़ बीमारी हर चीज छै, ठंडी छै, मौसम करना है ना, केना खर्चा चलते? हां खाली वोट मांगला वह बात छै। किसानों और खेतीहर मजदूरों का ये हाल बताने के लिए काफी है कि अररिया जिला कितना पिछड़ा हुआ है। नीति आयोग ने मार्च 2018 में देश के 101 पिछड़े जिलों की सूची जारी की थी, जिसमें बिहार के 12 जिले शामिल थे। उन 12 पिछड़े जिलों में अररिया पहले पायदान पर था। नीति आयोग के मुताबिक अररिया जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। खुद स्थानीय सांसद भी मानते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति बदतर है। अब यहाँ अररिया की स्वास्थ्य की ये हालत है, 400 डॉक्टर में 40 डॉक्टर नहीं। सिर्फ डॉक्टर की बात करता हूँ और उनके पदाधिकारी की बात नहीं करता हूँ। क्या होगा? मका है तो मकी नहीं है। मैंने कहना कि हॉस्पिटल अगर बना हुआ है तो उसमें ना डॉक्टर है ना स्टाफ है। भगवान भरोसे चल रहा है। स्थानीय सांसद सरफराज आलम का ये बयान बताने के लिए काफी है कि यहाँ की स्थिति कैसी है। अररिया जिले में सदर अस्पताल के अलावा 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 224 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। लेकिन डॉक्टर की कमी और संसाधन के अभाव में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यहाँ पर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बहुत नीचे स्तर पर है। अगर आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। उसकी व्यवस्था बहुत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। काम तो सर बढ़िया ही हो रहा है, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर का पता नहीं, कोई सोए हुए हैं। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था संडे को, ठीक है, और एक भी डॉक्टर नहीं आधा घंटा तक, फिर दूसरा डॉक्टर को पकड़ कर लाना पड़ा। ये बदहाली है। हमारे यहाँ बस स्टैंड की कमी है, लोग सड़कों पर लोग दुकानदारी करते हैं, सुविधा नहीं है सर, किसी चीज की सुविधा नहीं है। साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु ने इलाके की बदहाली का सजीव चित्रण 60 के दशक में किया था, जो अब भी वैसा ही नजर आ रहा है। हाँ, सड़कें और बिजली के पोल इलाके में जरूर दिख जाएंगे। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे नजर आ जाएंगे, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अररिया में कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद पीजी के लिए यहाँ के छात्रों को पटना या फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यूथ के लिए यह है कि फॉरबिसगंज महाविद्यालय जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उसमें अभी पीजी की पढ़ाई लगभग बाधित है, हो ही नहीं रही है। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी युवाओं के लिए मुद्दा यही है। कहा जाए तो अररिया जिले का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। ये जिला विकास की दौड़ में दूसरे जिलों से काफी पीछे छूट गया है। यही कारण है कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। सांसद सरफराज इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, भारत सरकार की जितनी स्कीम है उसका भी ठेकेदार बिहार सरकार होता है। भारत सरकार भी लफ्जों में चला गया, जुमलों में चला गया। लोग समझने लगा है इन लोगों की बातों को। लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये जुमलों की सरकार है। अभी देखिए 5 स्टेट में हुआ, तो लोग बदलना चाहता है, लोग काम चाहता है।
सियासत अपनी जगह है और क्षेत्र का विकास अपनी जगह। सियासत के बीच भी क्षेत्र का विकास हो सकता है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि अररिया आज देश के पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस अररिया जिले से फनीश्वर राज रेणु जैसे हिंदी साहित्यकार आते हों, उस जिले में आज शिक्षा का स्तर बेहद गिरा है। स्वास्थ्य का हालत काफ़ी खराब है। लोगों को इलाज कराने के लिए पूर्णिया या पटना जाना पड़ता है, और शिक्षा अगर पानी हो, ऊंची तालीम पानी हो, तो पटना से लेकर दिल्ली तक का दौर लगाना पड़ता है। हमने अब तक आपको अररिया जिले की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को दिखाया। अररिया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें नरपतगंज, रानीगंज SC, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी शामिल हैं। 6 में से 4 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कब्जा है, जबकि एक सीट कांग्रेस आरजेडी के कब्जे में है। 2009 में परिसीमन के बाद यह सीट सामान्य हो गई। यहां 17,37,468 वोटर हैं, जिनमें 9,19,115 पुरुष और 8,18,286 महिला मतदाता हैं। यहां 1989 से ही MY समीकरण का दबदबा रहा है। इस लोकसभा में लगभग 54% हिंदू आबादी है, तो 46% मुस्लिम आबादी है। हिंदू मतदाताओं में लगभग 5 से 6% यादव मतदाता हैं। 2014 के चुनाव में MY समीकरण सफल हुआ और तस्लीमुद्दीन आसानी से चुनाव जीत गए थे। 17 सितंबर 2017 को तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम ने बीजेपी के प्रदीप सिंह को हराया। इस सीट पर हाल के दिनों में बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। इलाका भले ही पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ के चुनाव में स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। किसानों का मानना है कि इस चुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा होगा। युवा विकास को मुद्दा बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो स्थानीय मुद्दे को तरजीह दे रहे हैं। मुद्दा यही होगा कि अन्य राज्य में जो हुआ है, अभी चुनाव में जो परिणाम आया है, उसमें किसान का कर्ज माफी, यहाँ भी वह मुद्दा लोग उठाएगा। और यह माफी, कर्ज मुद्दा का माफी अगर उठता है तो उसमें जरूर है कि लोग सरकार के पक्ष में जाएगा, या नहीं तो फिर उसके विरोध में विपरीत जाएगा। न सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का कर्ज माफी। बाबू, ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए अररिया में वैसा विकास नहीं है। ठीक, और आने वाला दिन बताएगा जी क्या होगा। लेकिन संसद को चाहिए कि जो अभी अररिया का जो ये भार है, शहर में आए दिन जाम लग जाता है। हर दिन जाम, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे ढाला हो, चाहे चांदनी चौक हो। हमारे जिले में विकास के लिए सांसद को आगे आना होगा, और यहाँ के जो प्रतिनिधि वगैरह है सबको आगे आना होगा, नहीं तो विकास संभव नहीं है। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और बच कुछ नहीं पाता है। मौजूदा सांसद सरफराज आलम अभी 1 साल पहले उपचुनाव में जीते हैं, इसलिए उनके कार्यकाल को लेकर ज्यादा सवाल नहीं उठाए जा सकते। स्थानीय लोग भी कम समय का हवाला देकर सरफराज को वॉक ओवर दे रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं, जिसका असर दिखने लगा है। देखिए, यहाँ जो सांसद चुन करके गए, वो उपचुनाव में चुन करके गए, उनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। 6 महीना के लिए वो चुन के गए हुए हैं। अब 6 महीना में क्या उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं? फिर भी जितना उनसे बन पाया उन्होंने अपने स्तर से अच्छा किया है। पहले से अररिया जिला पिछड़ा जिला के रूप में रही है। विगत सरकार के
आदरणीय मोदी जी के रिजिंग में यहाँ NH की सुविधा प्राप्त हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेज युवा के लिए बनाया गया है। महिला के लिए ITI का अभी कॉलेज बन रही है और ढेर सारी समस्या का समाधान वर्तमान सरकार के रिजिंग में हुआ है। स्थानीय सांसद सरफराज आलम को राजनीति विरासत में मिली। सीमांचल के गांधी के नाम से मशहूर तस्लीमुद्दीन इनके पिता थे। तस्लीमुद्दीन केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। मौजूदा सांसद का दावा है कि उनके पिता ने अररिया ही नहीं पूरे सीमांचल के विकास के लिए पहल की और अब वो पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सरफराज का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अररिया को अति पिछड़े जिलों की सूची में शामिल कराया, जिसका फायदा ये होगा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए क्षेत्र के विकास के लिए विशेष फंड मिलेगा। मैंने करवाया ना, अत्यंत पिछड़ा में इस राज्य को, इस जिला को पूरे देश में 136/4 पहला नंबर अररिया को कराया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सरफराज आलम ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अररिया के विकास के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से बात की और यहाँ के विकास पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। मैंने सारी समस्या को, महानंदा गंगा, महानंदा बेसिन हो, उमा भारती जी हो, कल कृषि मंत्री से लगातार बातें हुई और सब सम्माननीय है, माननीय है, सब बहुत प्यार करता है। देखिए, दल जगह पर है और विकास पार्टी अलग है, लेकिन जितने लोगों से मुलाकात हुई, मनोज जी से, पीयूष गोयल से, गडकरी जी से, मैंने कहा कि ये अगर 4 लाइन हो जाता तो और अच्छा होगा। अभी तो 2 लाइन का चल रहा है। आपको गलगलिया, अररिया, सुपौल अभी मरम्मती चल रहा है। अररिया की ये तस्वीर बदलनी चाहिए। यहाँ के लोगों का भी जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। यहाँ की गरीब जनता को भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो केंद्र और राज्य की सरकारें गरीबों के नाम पर चलाती हैं। क्योंकि गरीबों का उत्थान किए बगैर कोई इलाका विकास की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता। बार जब चुनाव होना है, लोकतंत्र का जो महापर्व होगा और उस पर्व में इनकी भागीदारी अहम होगी, तो ये चाहती हैं कि कम से कम ऐसी सरकार यहाँ आए जो इनके दुख दर्द को समझ सके और दुख तकलीफ को दूर कर सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।